हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। बच्चों, कक्षा 10वीं के NAS एग्ज़ाम के जो मैं यहाँ पे आप लोगों को प्रश्नोत्तर प्रोवाइड करा रहा हूँ, मेरा मकसद यही है कि आप लोग इन प्रश्नों को मेरे द्वारा जब समझाया जाता है तो उनको बहुत अच्छे से सीख लें और समझ लें, ताकि आपका जो प्रश्न पत्र आएगा तब उसमें आपको ये प्रश्न आपसे बन जाएँ। बहुत सारे बच्चे कमेंट में मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या यही पेपर आएगा। तो बच्चों, आपको एक बात बता दूँ, NAS सर्वे एग्ज़ाम में कुल मिलाकर के 50 प्रश्न पूछे जाने हैं। जहाँ तक मुझे जो जानकारी है उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ, 50 प्रश्न पूछे जाने हैं। और उन 50 प्रश्नों में भी आपके 3 सेट आए हुए थे। एक पहला जो सेट था वो सितंबर में आया था, जिसमें 70 क्वेश्चन थे। फिर अक्टूबर में आया 70 क्वेश्चन, और ये नवंबर के 70 क्वेश्चन आपके सामने। मतलब कुल मिला के 210 प्रश्न आपको लोगों को पढ़ने हैं, तैयार करने हैं। इन 210 प्रश्नों में से कोई 50 प्रश्न वो पूछेंगे। तो आप लोगों से वही बोलना चाहता हूं मैं कि अगर आप उत्तरों को याद करोगे तो आपकी वाट लग जाएगी। सीधी सी बात है, आप प्रश्नों को समझिए और समझ करके उनको तैयार कर लीजिए। 210 क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। अब बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन भी करते हैं कि सर, एक ही दिन में क्या पूरे पेपर हो जाएंगे। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि ये थोड़ी सी गोपनीय वाली जानकारी है, जिसके बारे में अभी किसी को कोई भी जानकारी पता नहीं है। किस दिन मतलब 12 तारीख को पेपर तो होने हैं, मगर कैसा पेपर होना है और कब से होना है, कितने टाइम से होना। तो टाइम तो मुझे मालूम है कि 10:30 से 12:30 का टाइम, मगर एक दिन में 3-4 विषयों के पेपर कैसे लिए जाएंगे, तो इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। जो भी ज़्यादा जानकारी आएगी वो मैसे भी मैं आप लोगों को अपडेट कर दूँगा। और अगर आप जानकारी पाना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल से जुड़े रहना पड़ेगा। तो यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका NAS एग्ज़ाम हो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, सारी जानकारी हमारे चैनल पे आप लोगों को उपलब्ध कराई जाती है। चलिए आज का प्रश्न पत्र शुरू करते हैं। इसके पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 दे दिए थे, जिसमें मैंने 27 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे। अब मैं बात करूंगा 28वें क्वेश्चन से। तो 28वां क्वेश्चन देखेंगे। दीपक और संतोष ने एक ही मॉडल का मोबाइल फ़ोन अलग अलग दुकानों से खरीदा। उन्होंने एक ही चिन्हित मूल्य पर, मतलब जो एक ही कंपनी का था, मान लो की बात, वो किसी भी कंपनी का मोबाइल था, सोनी का था, एप्पल का था, आईफोन था या रेडमी का था। आजकल तो बहुत सारी कंपनियां आ गई हैं। तो किसी भी एक कंपनी का मोबाइल था, मगर वो अलग अलग दुकानों से खरीदा। उन्होंने एक ही निश्चित मूल्य पर, मान लो वो उसका कोई भी एक रेट था, उस रेट पर अलग अलग छूट प्राप्त की। दीपक ने छूट से 640 रुपये बचाए। संतोष को दीपक से 2% अधिक छूट मिली, तो उसने 800 रुपये बचाए। दीपक को कितने प्रतिशत छूट मिली? उत्तर देख लेंगे हम। ये है हमारे सामने, आपके सामने जो लिखा है प्रश्न क्रमांक 28वें का उत्तर। हम शुरुआत करेंगे इसको कैसे, किस तरीके से कि हम लिखेंगे, माना मोबाइल का मूल्य क्या था, X रुपये था। मोबाइल का मूल्य कितना है बच्चों, ये दिया हुआ है X रुपये। अब X का 2%, उसको क्या है 2% की छूट मिली है, 2% की छूट दी जा रही थी। तो X का 2% कितना होगा, देखिए 8 एक्स्ट्रा छूट मिली है 2%। किसको बच्चों, संतोष को, दीपक से। तो जो शुरू में हुआ था तो दीपक ने छूट से 640 मिले थे और संतोष को कितने मिल गए, 800। तो जो संतोष का है 800, उससे दीपक के घटा दी जाएगी। तो 800 में से 640 घटा दिए तो आ गया 160। अब ये रहा X का 2%। X का 2% मतलब बच्चों, X का 2% मतलब 2x/100 हो जाएगा। ठीक है, कैसे, X इंटू 2/100, आप 100 लिखेंगे तो वही हो जाएगा 2x/100। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस 100 का ट्रांसफ़र कर देंगे इस तरफ, पक्षांतर करेंगे बच्चों, तो आ जाएगा 2x बराबर 16,000। ये 2 जीरो जाके यहाँ इंटू हो गए, ऐड हो गए, तो ये हो गया कितना, 16,000। जब हम क्या करेंगे, इस 2 में से इस 16 को काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 बार, और बाकी 3 जीरो, तो ये X बराबर आ गया 8,000 रुपये। मतलब कि जो मोबाइल की कीमत आ गई वो हमारे सामने आ गई बच्चों, 8,000 रुपये। अब कुल छूट, तो छूट का जो परसेंट निकालना है वो क्या था। तो देखिए, सबसे पहले तो प्राप्त बटे कुल इंटू 100, ये मेरा एक फॉर्मूला होता है, इसको आप भी याद कर लीजिएगा, प्राप्त बटे कुल इंटू 100। अब ये प्राप्त बटे कुल इंटू 100 क्या है, मैं आप लोगों को कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ, इसको समझ लें आप। जैसे मान लो आप लोगों का 5 विषय थे 100 नंबर के, तो हो गए कितने आपके
500 नंबर। अब आपको किसी विषय में 90 नंबर मिले, किसी विषय में 40 मिले, किसी में 130 मिल मतलब 80 मिल गए, किसी में 50 मिल गए। ऐसे मान लो आपको 5 सब्जेक्ट के टोटल हो गए कितने, मान लो के बाद 280 नंबर। अब इसका आपको परसेंट निकालना है, तो वही मैं बोलता हूँ क्या, प्राप्त। कितने प्राप्त हुए 5 विषयों में, आपको टोटल आए 280 नंबर, और कुल कितने थे सब्जेक्ट में, उसको नंबर डिवाइड थे, तो 100 नंबर के 5 पेपर थे, तो 500 ये हो गए। और इसमें आप 100 का इनटू कर देंगे। अब इसको आप काट दो, जो आप काटोगे तो ये परसेंट निकल जाएगा। जैसे इसी को काटे थे हम 5, दो जीरो से, तो 2 जीरो काट दिए। 5 से अब हम काटें इसको, तो 5 से काटेंगे कितना, 5 25, तो ये बचा 3 और 6 हो गए 3 और 0 हो गया 30, तो 5 6 का 30। तो ये आ गया बच्चों 56%। मतलब आपके जो परसेंट बने वो कितने बने, 56%। तो परसेंट निकालने का ये फॉर्मूला होता है, क्या ले होता है बच्चों, प्राप्त बटे कुल इंटू 100। इस तरीके से आप परसेंट निकाल सकते। खैर, कम टू द पॉइंट, हमारा जो प्रश्न है उस पर हम फोकस करते हैं। प्रश्न क्या था, यहाँ पे प्राप्त कितने हुए, ये हुए हैं 640। ये 640 कहाँ से आए आपके, ये 640 जो है बच्चों ये यहाँ से आए थे, शुरुआत में हुए थे। 640 बटे 8000 इंटू 100 ये हो जाएगा। ठीक है जी। 640 क्या है बच्चों, ये बोल रहे हैं दीपक ने छूट से 640 रुपये बचाए थे, और हमें क्या निकालना है प्रश्न में, दीपक की जो परसेंट छूट मिली वो। तो दीपक को 640 रुपये बचे थे, मोबाइल कितने का था, 8000 रुपये का, तो इसका परसेंट निकालेंगे। 100 का गुणा कर दिए बाजू में, इसको अब काट दो। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 8 का 8, 8 टियाँ 64। तो ये आ गया बच्चों 8%। तो ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर कि दीपक को कितने प्रतिशत छूट मिली, 8%। तो उत्तर आ गया बच्चों ए बराबर 8%। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 29 देख लीजिए। गणित, भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र में सोना के औसत अंक 75 अंक है। देखें, सबसे पहले तो ये यहाँ पे 3 अंक सब्जेक्ट दे दिए गए हैं, गणित, भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र। तो 3 सब्जेक्ट का औसत कितना आया है, 75, मतलब 3 × 75 ये होता है फंडा। खैर, अभी हम आगे बताएंगे। उसके गणित के पेपर में पुनर्मूल्यांकन, उसको लग रहा था कि गणित में उसका पेपर जो अच्छा नहीं गया, तो उसने रीटोटलिंग करवाई, तो गणित में नंबर बढ़ गए। तो जो उसका एवरेज था, औसत था, वो बढ़ के कितना हो गया, 78.5 हो गया। तो गणित में सोना के अंकों के बारे में पुनर्मूल्यांकन के पश्चात निम्न में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जाता है। तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन बताने हैं, तो हम देख लेते हैं बच्चों। प्रश्न क्रमांक 29वां, ये देखिए, उसके कुल 3 विषय क्या थे, ये रहे। 3 विषय का कुल औसत कितना था, 75 था। ठीक है, पुनर्मूल्यांकन के बाद 3 विषयों का औसत कितना आ गया, 78.5 आ गया। अतः जो डिफरेंस निकला, तो 78.5 से 75 को माइनस कर दो। ये माइनस कर दिए हमने। अच्छा, ये टोटल कितने विषय थे, 3 विषय थे, तो इन दोनों के साथ यहाँ पे इंटू में 3 लिख दीजिए। अब इसको इससे जब घटाए, 78.5 में से 75 गया, मतलब 78 में से 75 गए 3 और 0.5, तो 0.5 ये आ गया। मतलब 3.5 का 3 में इंटू कर देंगे। जब इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 3 5 15, 15 की 5, कैरी 1, 3 3 9, 9 और 1 10, मतलब 3 5 15 की 5, हाँस की लाई 1, 3 3 9 और 1 10। तो ये आ गया 10.5। इसका उत्तर होगा बच्चों सी वाला, 10.5 क्या हो गया, बढ़ गया। ये हो गया, इसमें अंतर आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। निम्न में से कौन सा व्यंजक 1/2 के बराबर है, कौन सा व्यंजक 1/2 के बराबर है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए थे, इन 4 ऑप्शन को हम सॉल्व करेंगे और इसको अब सॉल्व करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं बच्चों। देखिएगा आप लोग, ये देखिए, ये लिखा हुआ है प्रश्न क्रमांक 30वां। हम क्या कर रहे हैं, ये प्रश्न के उत्तर जो ऑप्शन है उनको ही लेकर चलें। हमें क्या लेके आना है, 1/2 के बराबर, 1/2 के बराबर वैल्यू सिद्ध करनी है। हम ये लेके चलें p² डिवाइड p²/2। ये p² डिवाइड का निशान यदि हमने इंटू में कन्वर्ट करे तो ये इंटू हुआ, तो ये p²/2 था, ये पलट गया, 2/p² हो गया। p² से p² कटे, आ गया 2। चलो, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि हमें निकालना है 1/2, ये ऑप्शन है नहीं, तो ये हमारा क्रॉस हो गया। दूसरी कंडीशन, 1 - p डिवाइड करे 2p से, मतलब 1 - p डिवाइड करे 2p से, जब 2p से डिवाइड करे तो ये देखिए, ये तो कुछ कट पिटा ही नहीं रहा। चाहे तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते, 1/2p, एक बार इसके बटे लिख दिए, एक बार इसके बटे लिख दिए, तो भी इससे 1/2 कहीं नहीं आ रहा, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा बेकार हो गया। तीसरा ऑप्शन, p+1 डिवाइड p+2, तो ये p+1 डिवाइड p+2, ये तो यहीं पे एंड हो गया, इसमें कुछ है ही नहीं। चौथा वाला ऑप्शन,
पी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड करें 2p स्क्वायर प्लस 2 से। तो इसको जब हल करेंगे तो p स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड करें 2p स्क्वायर प्लस 2 से। अब हम ये 2p स्क्वायर प्लस 2 जो रहा बच्चों, इसकी जगह हम यहाँ से इन दोनों से 2 कॉमन निकाल लेंगे, ये निकाल लिए तो बचा p स्क्वायर प्लस 1, और ऊपर भी p स्क्वायर प्लस 1 था तो ये और ये कट गए, बचा कितना 1/2। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो ही सही होगा। तो आप इसका तीसरे वाले क्वेश्चन का जो 30 क्वेश्चन है उसका आप ऑप्शन लगा लें डी वाला। अब बात करते हैं हम प्रश्न क्रमांक 31 की। 31वां प्रश्न क्या कह रहा है, विवेक ने 100 रुपये प्रति लीटर की दर से 5 लीटर संतरे का गाढ़ा द्रव खरीदा। संतरे का जूस बनाने के लिए उसने गाढ़े द्रव में पानी का 1:5 भाग मिला दिया। उसने संतरे के जूस को 15 रुपये प्रति 250 मिलीलीटर की दर से बेचा। उसने अपना स्टॉल लगाने के लिए 700 रुपये खर्च भी किए। अब जब 700 रुपये सब खर्च कर दिए हैं, देखिए यहाँ पे हम इसको पूरा आपके सामने करके बताएंगे इसको कैसे करना है। ये देखिए, ये आ गया आपके सामने प्रश्न पत्र। देखिए प्रश्न क्रमांक ये है, 100 रुपये प्रति लीटर की दर से 5 लीटर का जूस का मूल्य कितना होगा। देखिए ये क्या था, 100 रुपये प्रति लीटर की दर से 5 लीटर जूस का मूल्य, तो 100 रुपये का 1 लीटर आता तो 5 लीटर कितने का आएगा बच्चों, 500 रुपये का आएगा। ये तो हो गया। अब उसने क्या किया था, उसको बेचने के लिए स्टॉल लगाया था, मतलब छोटी सी दुकान बनाई थी। 700 रुपये उसका खर्च आ गया था। तो टोटल निकाले तो 500 में जब 700 ऐड करे तो हो गया 1200 रुपये आ गया। अब उसने क्या किया, जूस और पानी जब उसने बना के उसको बेचना चाहा तो उसमें जूस में थोड़ा सा पानी भी मिलाया, क्योंकि गाढ़ा द्रव था उसको लिक्विड फॉर्म में बनाना होगा, तो उसने जूस में पानी भी मिलाया। देखिए 1 लीटर गाढ़े जूस में उसने 5 लीटर पानी मिलाया, तो 5 लीटर गाढ़े जूस में उसको 5 × 5 मतलब 25 लीटर पानी मिला जाएगा। तो अब जूस की मात्रा कितनी हो गई, 1 में 5 का गुणा कर दो और 5 में भी 5 का गुणा कर दो। 1 में जब 5 का गुणा करें तो 5, 5 में 5 का गुणा करें तो 25, 25 + 5 मतलब 30 लीटर आ गया। ये आया समझ में आप लोगों को, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा ये क्या हिसाब किताब है। तो ये 30 लीटर हो गया यहाँ पे जूस की मात्रा। अब कंडीशन ये है कि उसने जूस कितने में बेचा, 250 मिलीलीटर 15 रुपये के हिसाब से। अब चूँकि आपको पता होना चाहिए कि 1000 मिलीलीटर बराबर होता है 1 लीटर, कितना 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर। अगर 250 को 1000 बनाना हो तो इसमें 4 का इंटू करेंगे। देखो ये वाली सिचुएशन हमने यहाँ पे लिख दी फिर से, 250 मिलीलीटर बराबर 15 रुपये, तो 250 को हम बना रहे हैं 1000, तो 4 का गुणा करें तो इसमें भी 4 का गुणा कर दिए, तो 250 का 4 का गुणा करें तो 1000 मिलीलीटर आ गया, और 15 में 4 का गुणा करें तो 60 रुपये आ गए। मतलब 1000 मिलीलीटर बराबर आ गया 60 रुपये। और 1000 मिलीलीटर कितना होता है बच्चों, 1 लीटर, ठीक है। 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर के प्राइस क्या आ गए 60 रुपये, तो 30 लीटर के प्राइस क्या होंगे, तो 30 का 60 में इंटू कर दो तो ये आ गया 1800 रुपये। अब बारी आ गई हमारे सामने, पूरी क्लियर हो गई। उसने जूस कितने में पड़ा था उसको, टोटल जूस पड़ा था बच्चों उसको 1200 रुपये का। ये जो है आपके सामने लिखा हुआ है, ये 1200 रुपये का उसका जूस पड़ा था, और बिक्री उसकी कितने में हो गई है बच्चों, 1800 रुपये की बिक्री हुई है, मतलब उसको फ़ायदा हो गया। तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय बेचा कितने का, 1800 का, खरीदा कितने का था 1200 का, तो 18 में से 1200 कट गए, बचे 600 रुपये। अब हम निकालेंगे लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ कितने का हुआ 600 का, खरीदा कितने का था 1200 का, इंटू 100 कर दिए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। जब इसको काटे हमने तो यहाँ पे देखिए ये 2 बचा और यहाँ पे कुछ नहीं था 1 बचा, मतलब 100/2, और 100/2 मतलब 100/2 कर दिए तो 50 आ गया। उत्तर आ गया बेटा 50%। तो ये जो हो गया 31वें का ऑप्शन नंबर आप लगा लें बी, 50%। अब इसके बाद बारी आती है प्रश्न क्रमांक 32वें की। तो नीचे गए दी जानकारी के आधार पर 32 और 33 के उत्तर दें। बड़ा खतरनाक प्रश्न है, थोड़ा सा समझिएगा, अपने आप इजी हो जाएगा। कठिन तो है मगर आसान भी है, बहुत आसानी से बन जाएगा। और बच्चों आपसे नहीं बोल रहे हैं कि एक प्रतियोगिता में फुटबॉल की 4 टीमें पी क्यू आर एस प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। पी क्यू आर और एस प्रतिस्पर्धा कर रही हैं, मतलब पार्टिसिपेट कर रही हैं। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, चयन चरण में प्रत्येक टीम अन्य टीम के साथ एक बार खेलती है। 4 टीम है और 4 में से हर टीम एक मैच खेल रही है, मतलब कि टोटल 3 मैच हो गए। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, जीतने वाली टीम को 2 अंक मिलते हैं, हारने वाली टीम को ना तो कोई अंक मिलता है ना ही उनके अंकों को जो होता है
लिए जाते हैं। देखें, सबसे पहले हम इस प्रश्न को हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि प्रत्येक टीम एक दूसरे के साथ एक बार खेलती है, इसलिए टीम PQRS में से प्रत्येक टीम 3 मैच खेलेगी। कैसे? जैसे मान लो P की बात करें, एक बार वो Q के साथ खेलेगा, एक बार R के साथ खेलेगा, एक बार S के साथ खेलेगा। अब जीतने पे क्या होता है, अगर कोई टीम दूसरी टीम से जीत जाती है तो उसको 2 अंक मिलेंगे, अगर हार जाती है तो 0 अंक हो जाएंगे, और अगर बराबरी पे मैच रहा, टाई हो गया, तो 1 अंक मिलेंगे दोनों टीम को। ठीक है, अब यहाँ पे आपके सामने इस प्रश्न में भी देख लें आप, ये ग्राफ बना था वो यहाँ पे मैंने बना दिया इस आपके सामने। यहाँ पे ये है टीम, ये है अंक PQS। P के अंक जो है पूरे मैच के बाद 0 अंक थे, मतलब इसकी एक संभावना चार्ट मैंने बाजू से बनाया है। मैंने यहाँ जीत को W बताया है, विन, लूज मतलब हार, और E बना दिया है बराबरी के लिए। तो देखिए P का है हिसाब किताब 0, मतलब P को क्या है 0 अंक मिले हैं, मतलब ये कोई मैच नहीं जीता। क्लियर है? Q को 4 अंक मिले हैं। अब 4 अंक मिले हैं तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है, या तो वो 2 मैच जीता होगा तो 2 और 2 होगा 4 अंक, एक हार गया होगा, क्योंकि 3 मैच खेलने हैं कुल, तो P ने 3 मैच खेले होंगे तो 2 मैच वो जीत गया होगा तो उसको 4 अंक मिल गए, और 1 मैच हार गया होगा तो 0 अंक। तो टोटल हो गए उसके 3 मैच और उसके 4 अंक भी बने रहे। या तो दूसरी कंडीशन क्या हुई होगी कि एक वो जीता होगा और 2 मैच उसने बराबरी में ख़त्म करे होंगे, जीतने के 2 अंक मिल गए और बराबरी के जो अंक मैच हुए 1-1 अंक के, तो 1, 1 और 2, तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे मैं बता दे रहा। देखिए अगर वो 1 मैच जीता है तो 2 अंक, और 2 अंक में उसने बराबरी की तो 1 + 1 मतलब उसके हो गए 4 अंक, जो कि Q के लिए बता रहे हैं। S की कंडीशन क्या है कि उसको केवल और केवल 3 अंक मिले हैं। तो 3 अंक कब मिल सकते हैं, या तो वो तीनों मैच उसने बराबरी के, ये तीनों मैच 3 टीम के साथ मैच खेले तो तीनों में उसने 1-1 अंक बराबरी हुई, ड्रॉ हुए हैं उसकी मैच, या तो 1 मैच जीत गया होगा, 1 मैच में बराबरी कर ली होगी, तो इस तरीके से 3 अंक हो जाएंगे। ठीक है, अब हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न हमारा कह रहा है, ये जो लाइन है थोड़ी सी दूसरे अलग कर देंगे आप यहाँ से। प्रश्न क्या कह रहा है कि Q वर्सेस P, जब Q का P के साथ मैच हुआ तो Q जीत गया। क्यों जीता Q भैया? क्योंकि P तो कोई मैच जीता ही नहीं है ना, मतलब Q जीता होगा, बनी बात है, क्योंकि P जो रहा, P के तो 0 अंक आए थे, आपको अभी बताया ना, ये P के 0 अंक है, P ने तो एक भी मैच नहीं जीता है, इसलिए जब Q और P का मुकाबला होगा तो Q जीत जाएगा, तो Q को 2 अंक मिल गए। Q और S का जब मुकाबला होगा तो वो बराबरी का होगा। ये कहाँ से होगा, प्रश्न दिया था, आप प्रश्न में देखें, ये लाइन लिखी हुई है जो आपका 33 नंबर प्रश्न है कि यदि टीम Q और टीम S के बीच का मैच बराबरी पर ख़त्म हुआ, मतलब वो मैच बराबर हुआ था, मतलब कि जो Q और S के मैच में रिजल्ट आएगा उसमें Q को 1 पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, अच्छा टोटल Q के कितने अंक हैं, 4 अंक हैं। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे 2 मैच में उसने 1 मैच में 2 नंबर पा लिए, 1 मैच में 1 नंबर पाए, मतलब उसकी जो तीसरी टीम के साथ मुकाबला हुआ होगा, किसके साथ, R के साथ, उसमें भी उसको बराबरी ही हुई होगी, तब तो उसके 4 अंक होंगे, क्योंकि 2 ये हो गए, 1 ये हो गया, और यहाँ 1 अंक ये मिल जाएगा। चलिए ठीक है, तो टोटल Q के 4 अंक आ गए। अब S की बारी की बात करें, S के 3 अंक है, जहाँ Q वर्सेस S, मतलब Q का जब S से मुकाबला हुआ होगा तो बराबरी पे रहा। ठीक है, कैसे पता चला आपको, क्योंकि देखिए ऊपर भी अभी पता चला था Q और S में बराबरी आई थी, मतलब S का 1 अंक मिल गया यहाँ पे। जब S का P के साथ मुकाबला हुआ तो भैया P तो जीता ही नहीं है, तो यहाँ पे S जीत गया, तो उसके 2 अंक ये बन गए। और S का जब R के साथ मुकाबला हुआ होगा तो जो S है वो हार गया होगा। क्यों? क्योंकि उसको टोटल 3 अंक मिले हैं ना, 1 जीता, 1 हारा और 1 इक्वल, तो जीतने वाले के ये हो जाए, इक्वल के ये पॉइंट आ गए, जीतने वाले ये पॉइंट आ गए, और यहाँ हारा है तो 0 होंगे, तो ये हो गए 3 पॉइंट। थोड़ा समझने का प्रयास करना बच्चों, आपको थोड़ा सा यदि ऑड लग रहा हो, थोड़ा सा दिमाग लगाना, या आप नहीं समझ पाए तो एक बार फिर से रिवाइंड करके आप देख लो वीडियो को। चलिए हम R की बात करते हैं। R का स्कोर कार्ड, R का जब Q के साथ मैच हुआ तो इक्वल रहा परिणाम। ठीक है, R बराबर 1 आया। R का जब S के साथ मुकाबला हुआ तो इसमें R जीत गया, क्योंकि S हारा था, यहाँ पे S और R के मुकाबले में S हार गया था, तो R को 2 पॉइंट मिल गए।
आर और पी का जब मुकाबला हुआ तो भी आर जीता, क्योंकि आर के वहाँ पे भी पी के तो कोई मैच जीता ही नहीं है, तो आर के भी 2 पॉइंट, तो आर के टोटल पॉइंट कितने हो गए 5 पॉइंट। अगर हम प्रश्न की बात करें तो अपने आप पता चल जाएगा। 32वां प्रश्न देखें, यदि टीम क्यू द्वारा खेला गया कोई भी मैच बराबरी पर नहीं खत्म हुआ तो आर टीम के अंक कितने थे। तो ये आया था, पहले हमने बताए थे आर के कितने अंक हो रहे हैं, टोटल 5 अंक, तो आर में आप 5 लगा लें, मतलब कि ऑप्शन नंबर जो 32वें का होगा वो डी वाला होगा। अब बारी आई 33 नंबर की, यदि टीम क्यू और टीम एस के बीच का मैच बराबरी पर ख़त्म हुआ, जैसा कि आपको अभी बताए थे क्यू और एस के बीच कितने पर ख़त्म हुआ था, ये क्यू और एस में बराबरी का ख़त्म हुआ, तो टीम क्यू और टीम आर के बीच मैच का परिणाम क्या था, टीम क्यू और टीम आर के बीच। तो ये देखिए टीम क्यू और टीम आर के बीच मैच का परिणाम क्या था, क्यू बराबर 1, मतलब कि बराबरी पे ख़त्म हुआ, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिएगा आप। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चों इसका सी वाला, कि ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके साथ हमारा ये 33 नंबर भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब बारी आई 34 नंबर की। देखें आप, मेघा और निखिल ने मोम की एक बेलनाकार क्या बनाई, मोमबत्ती बनाई। मोम की मोमबत्ती बनाई है उसने, ठीक है, ये लिखा हुआ है। देखिए आप 34 नंबर क्वेश्चन डायरेक्ट हम बता रहे हैं आपको। ये देखिए मोमबत्ती कैसी होती, बेलनाकार, तो बेलन का आयतन क्या होता, पाई आर स्क्वायर एच। अब मेघा की मोमबत्ती का आयतन पाई आर स्क्वायर एच और निखिल की मोमबत्ती का आयतन भी पाई आर स्क्वायर एच ही होगा, सॉरी पाई आर स्क्वायर एच ही होगा। अब प्रश्न क्या कह रहा है आगे, प्रश्न कह रहा है कि निखिल की मोमबत्ती का आयतन मेघा की मोमबत्ती के आयतन का 1/4 है, मतलब कि ये देखिए निखिल की मोमबत्ती का आयतन मेघा की मोमबत्ती का आयतन का 1/4, मतलब यहाँ 1/4 कर देंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो पाई आर स्क्वायर एच अपन 4 आ जाएगा। ठीक है, ये बोल रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निखिल की मोमबत्ती के क्रमशः आधार की त्रिज्या और ऊंचाई हो सकती है। तो यहाँ पे आपका जो प्रश्न बन रहा है बच्चों, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इस स्टेप में मतलब कि आपका जो पाई आर स्क्वायर एच वाला हिस्सा है, इसमें आर के और एच के मान रख के ऐसे मान रखो कि ये वाला आ जाए हिस्सा। तो हम जो ऑप्शन है एक के बाद एक रख के देखेंगे, अपने आप पता चल जाएगा। मैं आपको डायरेक्ट रख के बता रहा हूँ, जो आपका ऑप्शन नंबर बी है उसको रख के बता रहा हूँ। जहाँ जहाँ आर था, यहाँ पे आर था, वहाँ पे आप रख दो क्या, बी वाला ऑप्शन क्या था, R/4 और H बराबर 4/4H रख दो। जहाँ पे R है वहाँ R/4 रख दो, और जहाँ H है वहाँ 4H रख दो। तो ये पाई तो पाई, R की जगह पे R/4 रख दिए और H की जगह पे 4H रख दिए। इसको खोले जब, R का स्क्वायर हो गया और 4 का वर्ग हो गया 16, ये 4H तो 4H ही था, ये 4 से 16 कट गया, 4 चौके 16, ऊपर क्या बचा पाई आर स्क्वायर एच और नीचे आ गया 4। तो ये देखिए ये पूरी कंडीशन आ गई, और ये पूरी कंडीशन किसकी आयतन है, निकल की मोमबत्ती की आयतन। तो बच्चों यहाँ पे जो आपका आंसर आ जाएगा, आंसर वाला बी, R/4 और 4H, ये आप लगा लीजिए। इसके बाद बारी आती है बच्चों 35 नंबर क्वेश्चन की। दो प्राकृत संख्याएं G और H इस प्रकार हैं कि G जो है वो बड़ी है H से, ठीक है, और इनमें होता ये है कि अगर G को H से भाग देते हैं तो 13 शेषफल बचता है। देखें आप इस सवाल को, ये प्रश्न कह रहा था कि G को H से भाग देने पर 13 शेषफल प्राप्त होता है। अब G की वैल्यू जो है वो बड़ी है H से, ये भी आपको बताया गया है। तो अब हमें ऐसा कुछ हिसाब किताब बनाना है कि जिसमें डिफरेंस 13 आना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या यही बन रही। देखिए यदि 13 और 13 लेंगे तो 26 हो जाएगा, और हमें जो क्या है G का मान इससे बड़ा लेना है। अगर मान लो कि बात हमने यहाँ पे, आपको यहाँ पे मैं कॉपी में करके बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे देखिए अगर हमने G का मान और H का मान, G का मान बड़ा है, G का मान हमने यदि मान लो की बात 20 ले लिए और इसका मान 15 ले लिए, तो देखिए 20 और 15 में से डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 का। हमें कोई दो ऐसी संख्या लेनी जिनका डिफरेंस 13 आना चाहिए। तो ये फंस रही है यही, 27 में से अगर 14 घटा दें तो 13 आएगा। इसकी जगह 26 लेते और 14 घटाएंगे तो 12 आएगा। केवल यही संख्या मिल रही है क्या, 27 में से अगर 14 घटा दें तो 13 मिलेगा। तो हम इसलिए प्रश्न में भी यही रखेंगे। माना कि G बराबर 27, H बराबर 14। अब हम देखो भाग दे के देख लो, 14 का जब 27 में भाग देंगे तो 14 एकम 14, और 27 में से जब 14 घट गए हमारे तो कितना आ गया, 13 आ गया।
तो हमारे जो ऑप्शन थे उनमें हम ये मान रख के देख लें। पहला ऑप्शन क्या था, g प्लस एच, तो g का मान 27 रख दो, h का मान 14 रख दो, 27 धन 14 करे तो 41 आ रहा है, और 41 जो है वो 14 से डिवाइड नहीं होते। दूसरा ऑप्शन रख के देख लो, g प्लस 13, g का मान 27, 13 जोड़ दिए इसमें, 27 में 13 जोड़े तो 40, ये भी 14 से डिवाइड नहीं होता। फिर g प्लस एच बराबर g प्लस एच प्लस 13, g प्लस एच प्लस 13, इसका टोटल करें 54 आ रहा, जो भी 14 से डिवाइड नहीं होता। फिर चौथा ऑप्शन g प्लस एच माइनस 1, 27 धन 14 माइनस 13, और जब ये सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 28, जो कि 14 से डिवाइड होता है। मतलब हमारा जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो सही होगा। तो यहाँ पे आप 35 नंबर का आप डी वाला लगा लें। अब बारी आती है बच्चों 36 नंबर क्वेश्चन की। तो 36 नंबर क्वेश्चन में क्या है, प्रश्न में दिया हुआ है आपको, मैं उसी प्रश्न को यहाँ पे आपके सामने पेज में हल करके बता रहा हूँ। देखें आप, सबसे पहले ये क्या था, ये देखिए, ये इसने एक हिस्से को भरा। देखो पहले वाले चित्र में उसने कितने हिस्से को भरा, एक हिस्से को भरा। दूसरे वाले चित्र में उसने 2 हिस्से को भरा। तीसरे वाले में 3 हिस्से को भरा। चौथे में 1 2 3 4 को भरा, 4 को भरा। अब इसके बाद जो 5वां हिस्सा होगा उसमें वो 5 हिस्सों को भरेगा। तो हम उत्तर वाले ऑप्शन देखते, यहाँ पे मैंने थोड़ी आगे पीछे हो गए उत्तर, आप मिला लें। ए वाले में देखें कितने हिस्से भर रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि हमें 5 हिस्से भरने वाले पॉइंट चाहिए हैं। फिर से समझ लें, यहाँ देखिए एक हिस्से को भरा, इसमें 2 को भरा, इसमें 3 को भरा, इसमें 4 को भरा, तो जो 5 वाला होगा वो होगा। तो जो ए है इसमें कितने हिस्से भर रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो ये तो होगा नहीं। बी वाले में देखें 1 2 3 4 5 6, ये भी नहीं होगा। अब बचा सी वाला 1 2 3 4 5, हाँ ये हो सकता। 1 2 3 4 5, ये भी हो सकता। अब दूसरी कंडीशन देखो, ये देखिए ये वाला जो खंड था, ये हिस्सा, ये ऊपर की लाइन को लेके चल रहा था, ये मतलब ये वाली लाइन को, ये वाला हिस्सा ये वाली लाइन को, ये वाला हिस्सा ये वाली लाइन को, ये घूमता जा रहा। फिर उसने इस लाइन को कवर किया। तो अब अगली बार वो किस लाइन को कवर करेगा, पूरा पूरा इस लाइन को कवर करेगा। तो यहाँ देखें ऑप्शन केवल दिए थे, अब इन 2 ऑप्शन में से वो वाला जो इस पूरी लाइन को कवर कर रहा कौन सा ऑप्शन है, तो ये वाला। इसलिए जो हमारा डी वाला ऑप्शन होगा वो सही होगा। ठीक है, आप लगा लें इसका 36 का डी वाला। अब बारी आई 37 की। अकबर ने एक त्यौहार के दिन एक खम्बे को अलग अलग रंगों से पेंट किया। खम्बे की लंबाई w सेंटीमीटर थी। उसने खम्बे के 1/3 को लाल रंग से, बचे हिस्से के 5वें हिस्से को हरे रंग से और 3 सेंटीमीटर की लंबाई को सफ़ेद रंग से पेंट किया। देखें आप इस प्रश्न का डायरेक्ट उत्तर। खम्बे की लंबाई कितनी थी, w, उसने 1/3 मतलब w/3 हिस्सा लाल रंग से पोत दिया। अब बची लंबाई, जो शेष लंबाई थी, कितनी होगी, w माइनस w/3। तो इसका सॉल्व करें, 3 का w में गुणा हुआ तो 3w माइनस w/3। कैसे हुआ ये, वही एलसीएम वाली मेथड, 2 - 1/3, तो 3 2 जा, ये ऐसा करते हैं ना अपन, इसका यहाँ और ये इसको कैसे करते, 3 दूनी 6 हो जाता और 1 कम 1 हो जाता और नीचे 1 या 3 हो जाता। तो ये इस टाइप से 6 में से 1 गए तो हो जाएगा कितना, 5/3। इस तरीके से वो यहाँ पे भी हुआ। तो 3w में से 1w गए तो बचे 2w/3। अब हो क्या रहा है, उसने क्या बोले कि शेष लंबाई का जो 5वें हिस्सा था, ये शेष लंबाई का 5वें हिस्से में हरा रंग लगाया। तो शेष लंबाई क्या थी, 2w/3, उसके 5वें हिस्से मतलब उसके यहाँ पे नीचे बचे 5 का गुणा कर दो। तो 2w/3 × 5 मतलब 15। उसमें क्या लगा दिया उसने, हरा रंग उसने कहाँ लगाया है, 2w/15 में। और बाकी तीसरा रंग उसने जो जितना हिस्सा बचा था वहाँ पे उसने 3 सेंटीमीटर का हिस्सा था, उसमें क्या कर दिया, सफ़ेद रंग पोत दिया। तो देखें बच्चों, हमारा जो खम्बा था, खम्बे के अपन ने क्या माने थे शुरू में, खम्बा कितना था, w सेंटीमीटर लंबा, लाल रंग, हरा रंग और सफ़ेद रंग, 3 रंग पोते गए हैं। लाल रंग पोता गया है w/3 में, हरा रंग 2w/15 में और सफ़ेद रंग 3 में। अब हमारे जो ऑप्शन है उसमें से मैच करता हुआ ऑप्शन देखना है। तो हुआ क्या है, इसका और इन दोनों का ट्रांसफ़र इस साइड कर दो। इस साइड ट्रांसफ़र करोगे तो प्लस का था तो माइनस में आ गया, ये प्लस का था तो माइनस में आ गया, बराबर 3। और ये ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर डी है। तो आपका जो 37 वाला होगा बच्चों, इसमें डी लगा लें आप। बारी आई अब 38 नंबर क्वेश्चन की। एक परिवार में श्री मेहरा मतलब मिस्टर मेहरा जो हैं वो अपनी पत्नी मतलब मिसेस मेहरा से 3 वर्ष बड़े हैं। ठीक है, अब हम इसको डायरेक्ट करके बता रहे हैं। आप क्या कर दिए,
माना, एक मिनट, माना श्रीमती मेहरा की आयु 100 वर्ष है। अब उनके जो पति हैं श्री मेहरा जी, वो 3 वर्ष बड़े हैं, तो 100 धन 3 मतलब 103 वर्ष के हो गए। अब इसमें ये आगे प्रश्न में क्या कह रही है, ये लाइन देखें आप, कह रहे हैं कि उनका एक पुत्र और पुत्री है। पुत्री अपने पिता से 35 वर्ष छोटी है, तो पुत्री की आयु क्या है, पिता से 35 वर्ष कम। पिता की उम्र कितनी थी, 103, तो 103 में से 35 घटा दो तो 68 वर्ष आ गई। और जो पुत्र है वो अपनी माता से 25 वर्ष छोटा है, तो पुत्र की आयु क्या हो गई, माता से 25 वर्ष कम, मतलब कि 100 - 25 हो गई, मतलब 75 वर्ष। वो बोल रहे हैं प्रश्न में कि पुत्र और पुत्री की आयु में कितना अंतर, तो पुत्र और पुत्री की आयु घटा दो, पुत्र में मतलब 75 में से पुत्री की 68 घटा दो तो आ गया 7 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही होगा। 38 का आप ऑप्शन नंबर बी लगा लें। 39 की बारी आई, साइन थीटा बराबर करनी 3/2 तो कोसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना। ये देखें, साइन थीटा बराबर करनी 3/2, अब कोसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा, तो 1/साइन थीटा, साइन थीटा का मान ये रहा, करनी 3/2 रख दिए। जब बटे के बटे बटे हो तो बटे नीचे वाला पलट जाता है, तो ये पलट के 2 ऊपर चला गया तो आ गया 2/3। तो अब कोसेक स्क्वायर थीटा की मान निकालने, देखो कोसेक थीटा बराबर 2/3 आया, तो कोसेक स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर कर दो, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और करनी 3 का जब स्क्वायर हुआ तो स्क्वायर से करनी कट गई तो केवल बचा 3। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए लगा लें। 39 हो गया। अब बारी आई 40वें प्रश्न की। 40वां प्रश्न क्या कह रहा, पढ़ें आप इसको। किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर और समचतुर्भुज की भुजा कितनी होगी। तो सबसे पहले आप देख लें यहाँ पे, ये समचतुर्भुज का चित्र बना दिए, उसके 2 विकर्ण हैं, एक है विकर्ण PR और एक है विकर्ण SQ। PR का मान है कितना, 8 सेंटीमीटर। टोटल कितनी है ये लंबाई, 8 सेंटीमीटर की, ये देखिए ये लिखी हुई है, और ये SQ कितना है, 6 सेंटीमीटर का। ठीक है, अगर मान लो कि बाद हम इसमें यहाँ पे एक बीच में बिंदु O मान लें, तो देखिए ये लंबाई पूरी थी 8 की, तो जब ये पूरी 8 की थी तो आधी 4 की होगी, ये पूरी 6 थी तो आधी 3 की होगी। मतलब कि यहाँ पे देखिए ये एक डायग्राम बन रहा है, और ये जो डायग्राम बन रहा है ये एक्चुअल में समकोण त्रिभुज है। ये देखो, ये है P, ये है O और ये है Q। यहाँ से यहाँ तक 4 है, यहाँ से यहाँ तक 3 है, तो हम लगा दें क्या, समकोण त्रिभुज POQ में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग मतलब कि जो PQ का स्क्वायर होगा बराबर लंब का वर्ग मतलब PO का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, और आधार मतलब OQ का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। 4 का वर्ग हो गया 16, 3 का वर्ग हो गया 9, तो 16 और 9 हो गए बच्चों कितने, 25 हो गए। 16 और 9 25 हो गए, तो ये आ गया PQ बराबर PQ स्क्वायर बराबर 25। वर्ग हटाए, करनी लग गई, करनी 25 को हल करे जब बच्चों तो आ गया 5। देखो मैं बहुत स्पीड में निकाला ये वाला हिस्सा, क्योंकि ये आपसे बन जाएगा, पढ़ चुके हैं आप पहले। तो PQ बराबर आ गया +-5, अतः भुजा PQ का मान कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। और हमारे प्रश्न में भी ऑप्शन पूछ रहे थे कि समचतुर्भुज की भुजा कितनी है, तो इसका बच्चों ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो आप इस ऑप्शन नंबर डी को लगा लें। बच्चों आपको एक बात बताऊं कि कंसंट्रेशन, एकाग्रता के बारे में एक फैक्ट है, साइंटिस्ट ने इसको प्रूव किया है कि किसी भी सब्जेक्ट को हम पढ़ने बैठें तो हमारी एकाग्रता 40 से 45 मिनट में अपने आप टूट जाती है। अगर मैं आपको 40-45 मिनट से बड़ा वीडियो बना के दूंगा तो वैसे भी आप बोर हो जाओगे और आप मेरे इस वीडियो को छोड़ के भाग जाओगे। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि मेरे वीडियो 30 मिनट से ज़्यादा लंबे ना हो, थोड़ी बहुत हो जाते हैं, अब उसके लिए क्षमा कीजिएगा। तो बच्चों यहाँ पे इस वीडियो का ये पार्ट ख़त्म हो गया। इसके बाद जो बचा हुआ हिस्सा है वो पूरा मैं अगले वीडियो में आपको दे दूंगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।